सालों के अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो 7.82% हिंदू घट गए हैं। भारत में मुस्लिम हिस्सेदारी 43% बढ़ गई है, हिंदू हिस्सेदारी 8% घट चुकी है। देश की आबादी को लेकर यह बड़ा खुलासा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने किया है। आर्थिक सलाहकार परिषद ने यह बड़ा दावा किया है कि हिंदुओं की आबादी, हिंदुओं का प्रतिशत देश में घटता चला जा रहा है और मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो 43% बढ़ चुका है। भारत की हिंदू मुस्लिम जनसंख्या को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला दावा पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद ने किया है। सलाहकार परिषद का दावा है कि साल 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई है। और वहीं चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसी बीच देश में मुसलमानों की आबादी 43.15% बढ़ गई है। इस नए आंकड़े के बाद देश में हिंदू मुस्लिम आबादी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। वहीं परिषद का दावा है कि उन्होंने 167 देशों की जनसंख्या की आबादी के आंकड़े पर शोध किया है। आंकड़े पर शोध करने के बाद यह बात सामने आई है कि दुनिया के लगभग हर देश में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 65 सालों में 7% घट गए हिंदू, मुस्लिम हिस्सा 43% बढ़ चुका है। हिंदू हिस्सेदारी 8% घट चुकी है। हिंदुओं के घटने की रिपोर्ट। जी हां, ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है। पिछले 65 सालों में भारत में 7.82% हिंदू घट गए हैं, जबकि 43% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। और आंकड़ों का यह खुलासा पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में हुआ है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम बहुसंख्यक देश में मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने दुनिया के 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच आए जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन किया है। भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई, जबकि मुसलमानों की आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मुस्लिम बहुसंख्यक देश में मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है और अल्पसंख्यकों की आबादी सिमट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस मसले पर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद मोहन, कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक सर, सबसे पहले आप ही से मैं ओपिनियन ले लेती हूँ। ये जो सर्वे निकलकर सामने आया है, इसमें किस तरह के हालात आप देख रहे हैं? हिंदू आबादी का घटना, मुस्लिम आबादी का बहुत तेजी से बढ़ना, किस और इशारा कर रहा है? सुनील जी, देखिए, इसको राजनीति से यदि न देखें, तटस्थ भाव से, पत्रकार के नाते या पर्यवेक्षक के नाते और भारत के सामाजिक हितों को देखकर, आर्थिक हितों को देखकर, तो मैं कहूंगा कि जागरूकता आई ना। मैं तो कुछ जो जब ये राज्य का एक स्टेटमेंट आपने अभी न्यूज में चलाया है, मैं इसलिए उससे असहमत हूं कि षड्यंत्र से आबादी बढ़ाना षड्यंत्र नहीं। क्या हमारे जो अल्पसंख्यक हैं, जिस कहरे में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, उनके यहाँ आज भी वो शिक्षा की जो जरूरत थी वो नहीं हो पाई। जहां उनमें भी जो ऐसे मुस्लिम समुदाय हैं, जो हैदराबाद में हो सकता है, वो बंगलोर में हो सकता है, वो दिल्ली में हो सकता है। हमारे ड्राइवर 16 साल रहा, उसके 2 बच्चे हैं आज भी, तो ऐसा वो मुसलमान है। तो ये मतलब नहीं है कि इसको हिंदू मुसलमान से जोड़े। मैं तो इसको देखता हूँ चूंकि, और परिवार नियोजन का कार्यक्रम जब कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी जरूर खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उससे पहले जो शुरू किया गया और टारगेट दे करके तब बड़ी संख्या में जो ऑपरेशन हो रहे थे वो मुस्लिम इलाकों में भी हो रहे थे। और इसीलिए कई लोग जो मैं जानता हूं, जिनको मैं यहाँ उसका जिक्र ज्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि अब तो दुनिया में कई लोग रहे नहीं रहे, संघ के लोग भी इस बात से संतुष्ट है कि कम से कम इस इलाके में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनमें भी ये लागू किया जा रहा है। बाद में चूंकि राजनीतिक कलर उसको मिला, परिवार नियोजन को भी, और उस ढंग से जिसका नुकसान फायदा जो भी जिसको मिलना है मिला। इसलिए मेरा ये मानना है, यदि मैं उसको पर्यवेक्षक की तरह कह रहा हूँ, राजनीतिक आज आपको दिन भर इस पर बहस चलेगी, अखबारों में देख करके मेरी प्रतिक्रिया है कि इसको आप इस रूप पे क्यों नहीं देखते कि जागरूकता आई तो उससे खुश होइए, दूसरा बढ़ गया। आप इस एक लाइन और कहूंगा, क्योंकि अभी और अरविंद जी बोलेंगे। ब्रिटेन में क्रिश्चियन थे, उसके बाद हिंदू वहां कितने पहुंच गए, एनआरआई, और कितने दूसरे मुस्लिम पहुंच गए। फ्रांस में कितने पहुंच गए। उस आबादी को यदि वहां के जो नागरिक हो चुके वो, तो कहेंगे वहां इतने हिंदू बढ़ गए, वो इसीलिए तो ब्रिटिश हमारे खिलाफ वहां खालिस्तान वाले पहुंच गए। तो आप क्या कहेंगे?
इसका मतलब है, आप उस रेशो में भी देखिए, दुनिया में ये जो, मैं उनको सम्मान करता हूँ जिन्होंने रिसर्च किया, आंकड़ों के आप जो भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उनका लक्ष्य क्या था ये भी मुझे नहीं मालूम, उनका ठीक है, वो तो एक इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं। तो इसको अच्छी विषय ये है कि मुसलमानों में ओवैसी साहब भी जागे और कहें कि भाई बच्चे ज्यादा होने से तुम शिक्षित होके वोट ठीक से नहीं डालोगे, जो कि झोपड़ियों में आज भी। अच्छा, एक और लाइन आप देखिए, आदिवासी इलाकों में आज भी बच्चे होते हैं। छत्तीसगढ़ में 9 बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ दिल्ली में है उसका परिवार, 9 बच्चे उनके हैं, हिंदू हैं वो। और दूसरा कोई हो सकता है जिनके जहाँ जो उन्हीं के दूसरे परिवार के उनके ही बच्चे जब यहाँ पैदा हो रहे हैं, वो 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं उसी परिवार को। मैं इसके प्रामाणिक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। तो अब हम इन आंकड़ों पे जाके खाली भड़काएं, मीडिया में मेरा काम ये नहीं है कि मैं कहूँ कि देखो बिल्कुल तहलका मच गया, बड़ा षड्यंत्र हो गया, हिंदू ज्यादा हो गया, मुस्लिम दिल्ली में बढ़ गए या पंजाबी बढ़ गए। इंडीड आलोक सर, जो बात आप कह रहे हैं, कोई भी ज़हीन आदमी होगा वो इसी तरह से सोचेगा। ये एक नई बहस का विषय तो छिड़ गया है अरविंद जी, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। चाहे हम मीडिया की बात करें या फिर आम जनता में जिस तरह का आज के समय में परसेप्शन बनता चला जा रहा है, उसके लिहाज से बात करें तो एक नई बहस तो जरूर छिड़ जाएगी इस चीज से। इसके रूट कॉज क्या है, इस तक जाने की बजाय एक जो बात फैलाने की कोशिश होगी वो फिर दूर तक जाएगी लोगों के कान में। अरविंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज खुद को। जो व्यवस्था जनगणना नहीं करा पा रही है मुल्क की, वो व्यवस्था इतने दुनिया भर के आबादी का अध्ययन करके बीच चुनाव में इस किस्म के आंकड़े जारी कर दे, तो इसको हम बहुत निरपेक्ष भाव से नहीं ले सकते इस पर। अब ये सच्चाई है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, और मुसलमानों की आबादी बढ़ने में, जैसा आलोक जी कह रहे थे, वो अशिक्षा, गरीबी, इन सब का रोल है। और अगर हिंदू समाज के भी आबादी का कोई विश्लेषण ठीक से करेगा तो वो पाएगा कि दलितों में आबादी बढ़ने का रेशियो सबसे तेज है। जो भी कमजोर गरीब है उसके यहाँ ये तेज है काफी। यूरोप वाले, आलोक जी ने जैसा बहुत बढ़िया कहा कि अगर यूरोप वाले ये गिनती शुरू करेंगे तो ये कर रहे हैं, करते ही हैं कि वो, तो उनको ये दिखाई देगा कि क्रिश्चियन आबादी वहाँ, क्रिश्चियन सारी दुनिया में तो नहीं घटे होंगे लेकिन वहाँ घटे। और जैसे जैसे शिक्षा, साक्षरता और स्थितियां सुधर रही हैं, अपने आप ही फर्क आ रहा है। अब जो पॉपुलेशन के बारे में फिगर आ रहे हैं, तो मुसलमानों में सबसे तेजी से गिरावट आई है, और वो 2 पॉइंट कुछ ऊपर रह गया है, जो लगभग रिप्लेसमेंट के बराबर आ गया है। जितने लोग जाएंगे उतना। और पॉपुलेशन हमारा भी अब ये माना जाने लगा कि हमारे भी ग्रोथ का दौर खत्म। सारी दुनिया एक जमाने में हिंदुस्तान के ग्रोथ को समस्या मानती थी, आज हम उसको एक रिसोर्स मानने लगे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स। तो बीच चुनाव में इस तरह के आंकड़े लेके आना और इस तरह की बहस छेड़ना, ये मुझे लगता है किसी भी अकादमिक काम का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आप आके एक बेमतलब बहस चुनाव के बीच में शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा अध्ययन था भी तो इसको आगे पीछे आप करिए। और उससे भी बड़ी बात मैं कहूँगा कि जनगणना वो प्रॉपर, और जनगणना के आंकड़े आए। 15 साल से जनगणना के आंकड़े भी नहीं अपने आप पुख्ता हैं, तो उस सरकार की किसी संस्था बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनाव के समय में इस तरीके की रिपोर्ट आना, ये लोगों के तक बात जाना, अपने आप में एक कहीं ना कहीं इशारा करता है कि जिस चीज़ को फैलाने की कोशिश हो रही है उसमें एक कामयाबी हासिल करने की भी कोशिश है। दिल्ली से मनोहर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और पटना से रितेश मिश्रा हैं। मनोहर, आप ही का रुख कर लेती हूँ मैं सबसे पहले। देखिए, चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हैं, जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं, हमारे मेहमान लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस मसले पर एक दूसरे नज़रिए की ज़रूरत है। हिंदू हो या मुसलमान हो, ये अवेयरनेस का मुद्दा है, लेकिन आम जनता के जहन में क्या जाता है वो एक अलग मसला है। आप लोगों से आपने बातचीत भी की होगी इस रिपोर्ट के बाद, क्या सोचते हैं लोग, आम जनमानस के भीतर क्या है? देखिए, बिल्कुल अगर आम जनमानस की बात करें, जो डेटा आया है उससे साफ है कि हिंदुओं की संख्या घट रही है। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, और आप देखिए लगातार हर एक फेज का चुनाव अगर देखेंगे, हर फेज के चुनाव में अलग अलग मुद्दे जुड़ते चले गए। एक में पाकिस्तान का मुद्दा रहा, तो एक में मंगलसूत्र का मुद्दा रहा, एक मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा रहा। तो ये लगातार एक एक करके मुद्दे नजर आ रहे हैं। तो पब्लिक यही सोच रही है कि अगर चौथे फेज का चुनाव होता है तो इस पे क्या असर पड़ेगा, क्या हिंदुओं की जो संख्या की बात कर रहे हैं, कि अब आप देखिए नेपाल में हिंदुओं की संख्या कम हुई है, जो कि एकमात्र हिंदू राष्ट्र भी कहलाता है, वहां संख्या कम हुई है।
पारसियों की संख्या कम हुई है, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं उनकी संख्या कम हुई है। ये अगर लगातार संख्या कम हो रही है तो इसका सीधा असर होगा कि जो बहुसंख्यक हो जाएंगे वो उन पर राज करेंगे। बांग्लादेश में देखिए कि 14% ज्यादा मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जनता ये सोच रही है कि अगर हम हिंदू हैं, अगर हमारी संख्या लगातार घटती जाएगी तो हो सकता है कि हमारे ऊपर कहीं पुरानी स्थिति ना आ जाए। तो इसका असर चुनाव पे एक मुद्दा बनने जा रहा है, खास करके 4th, 5th और 6th, 7th फेज के लिए। लेकिन जनता में अवेयर करना बहुत जरूरी है। जैसा कि अरविंद जी भी कह रहे थे, आलोक सर भी कह रहे थे, तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा, क्योंकि हमने देखा कि 2, 3 और तीसरे फेज में जो मुद्दे बने वो उतना ज्यादा हावी नहीं हो चुके। लगातार विकास को लेकर के लोगों ने वोट किया है। अब ये रिपोर्ट आने के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या 4th फेज में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है उन लोगों का या नहीं बढ़ता है, या फिर वो इस मुद्दे को लेकर के भी वोट करने जाते हैं या नहीं। जी ठीक है। पटना से रितेश मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। रितेश, इस मुद्दे के उजागर होने के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि एक चुनावी मुद्दा भी इसको बनाने की कोशिश रहेगी, और लोग इस पर क्या सोचते हैं, पटना में किस तरह की हलचल है, समझना चाहेंगे कि लोग किस तरह की सोच रख रहे हैं इस पर। अब बिल्कुल देखिए कि इसका काफी गंभीर और व्यापक असर देखने को मिलेगा, ना सिर्फ चौथे चरण बल्कि 7वें चरण तक इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर ये पूरा जो आंकड़ा है उसे सामने लाया गया है। और उस समय जब लाया गया है जब लगभग आप देखिए कि 3 फेज के इलेक्शन बीत चुके हैं और बड़ी ही गंभीर बातें भी उसमें कही गई हैं। और आम जनता जो है वो खास तौर पर अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर तमाम जो चीजें होती हैं जातीय इक्वेशन से ही साधी जाती हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जातीय इक्वेशन में अगर देखें तो एनडीए जो है वो थोड़ी कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद इसका फायदा चौथे चरण में सीधे तौर पर मिलेगा एनडीए अलायंस को बिहार में। उसके पहले आप देखिए कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही, तो इसने भी बहुसंख्यक समाज को एकजुट करने का काम किया। और उसके 2 दिन बाद जो ये रिपोर्ट आती है तो किसी भी चौक चौराहे पर गांव में आप चले जाइए तो वहां पर ये जो 14% जो मुस्लिम आबादी बढ़ी है इसको लेकर चर्चा हो रही है, और काफी गंभीर चर्चा हो रही है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले जब सार्वजनिक हुई जातीय जनगणना की रिपोर्ट बिहार में, तो कितने दिन तक, लगभग 1-2 महीने तक यही चर्चा होती रही। तो अब देखिए ये तो मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, और जाहिर सी बात है कि जब धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, बहुसंख्यकों का मामला है, तो इसका ध्रुवीकरण होगा और इसका चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण पर जरूर असर देखने को मिलेगा। और अगर चौथे चरण में इसका व्यापक असर देखने को मिला तो जिस राजनीतिक दल को इससे फायदा होगा इस मुद्दे को वो और आगे भुनाएगी। लेकिन बिहार में ये मुद्दा जो है वो काफी चर्चा में है। जितने भी प्रमुख पेपर हैं, अखबार हैं, सभी में हेडलाइन में इसको छापा गया है। पूरा अगर फ्रंट पेज की बात करें तो पूरा इसी आबादी को लेकर दिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि टीवी, टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और गांव-गांव में पेपर, अखबार जाते हैं, चौक चौराहा पर लोग अभी भी यहाँ पर अखबार पढ़ते हैं। तो ये चीजें सीधे तौर पर आम लोगों के ज़हन में अब घर कर गया है, जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू समाज है, कि हमारी जो संख्या है वो 1-2% नहीं, तकरीबन 7% घट गई है, और जो अल्पसंख्यक समाज है उसकी आबादी लगातार बढ़ रही है और हाल के दिन में बढ़ रही है। इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो लगातार, आप चाहे गांव में जाइए, शहर में जाइए, आप नुक्कड़ पे जाइए, बिल्कुल चर्चा जोरों शोरों से दिखाई दे रही है। मनोज जी से मैं इस पर ओपिनियन ले लेती हूँ। मनोज जी, जिस तरीके से ये रिपोर्ट अभी सामने आई है, ये समय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से अभी रितेश भी जिक्र कर रहे हैं कि लोगों के जहन में इसकी चर्चा है, और चर्चा लाजमी भी है, क्योंकि जिस माइंड स्टेट से लोग इस वक्त गुजर रहे हैं उसमें इस तरीके की कोई रिपोर्ट सामने आ जाना, एक डर का माहौल, एक भय का माहौल पैदा हो जाना, और उसका सीधे तौर पर किसे फायदा होना, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए सोनल जी, सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट है, बेसिकली इस रिपोर्ट का ऑथेंटिसिटी 100% है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो एडवाइजरी कमेटी इकोनॉमिक काउंसिल है उसके द्वारा आया। और मुझे लगता है कि आप समय की जो आप बात कर रही हैं ये बेसिकली स्वाभाविक है। ये रिपोर्ट आने का समय पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि अभी क्यों लाया गया या पहले क्यों नहीं लाया गया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये इस देश में ये जो समस्या जो जनसंख्या का दिख रहा है ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब रही बात की, देखिए आज चुनाव का समय चल रहा है और देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका अपना अपना एक कंस्टिट्यूएंसी है, उनके अपने अपने एक वोट बैंक है, और हर पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को भुनाता है, जिसको जहां मौका मिलता है उस हिसाब से करता है।
और ऑब्वियस है कि भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक हिंदू समाज को रिप्रेजेंट, हालांकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहता है, लेकिन अगर आप इनर सेंस में देखें तो ऑब्वियस है कि हिंदू का रिप्रेजेंटेशन वो करती है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार और यूपी की जो राजनीति है, जिसमें कास्ट का जो डिवीजन है और जिस प्रकार से जातीय में बटा हुआ है, अगर उसको हम यूनाइट करने के लिए जब तक जो रियल वास्तविक जनसंख्या से जो चीजें दिख रही है उसको बताना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज की ये जो आपके जो रिपोर्टर रितेश जी जो पटना की न्यूज दे रहे थे, मुझे लगता है कि आने वाले समय में 4th फेज ही नहीं है, 7th फेज तक जाएगा। और क्योंकि देखिए आज की डेट में रिसोर्सेज की लड़ाई है, हर व्यक्ति को दिख रहा है कि रिसोर्सेज हमारा दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। जिस प्रकार से हमारा देश बटा हुआ है, आप स्वतंत्रता के समय में देखिए कि किस आधार पर हमारा देश का विभाजन हुआ। और एक तरफ आप जब हिंदू समाज की बात करती है तो उसका ग्रोथ लगभग 8% घटा है, और जबकि वहीं मुस्लिम समाज का 43% बढ़ा है। तो ये ऑब्वियस है, कोई भी जब आदमी इस चीज को देखेगा तो फर्स्ट जो माइंड स्ट्राइक करेगा उसको लगेगा कि ये जो डेमोक्रेसी का जो एक तंत्र है उसमें हम कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज की तरफ जा रहे हैं। और ये बिल्कुल मुझे कहने में बिल्कुल है कि देखिए इस देश में विधान की बात करते हैं, लेकिन अब अगर आप देख लीजिए जहां पे भी जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, जहां उनकी मेजोरिटी है, वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां का रूल कानून व्यवस्था हो या किस प्रकार की वहां नीतियां चलती हैं। अगर आप पड़ोस देश बांग्लादेश का देख लीजिए, पाकिस्तान का देख लीजिए, तो वहां पे हिंदुओं की आबादी घटी है, जबकि वहां पे मुस्लिम आबादी बढ़ना चाहिए तो वहां पे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ये मुझे कि इसके पीछे भी एक ऑब्वियस एकेडमिक में हम लोग हैं तो इस पर रिसर्च करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। और आज का ये जो विषय है ऑब्वियस है कि पूरा इसका राजनीतिक बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को इसमें जरूर बिल्कुल। मिलेगी। अब एक नई बहस छिड़ेगी, रिसोर्सेज की लड़ाई क्या है वो एक अलहदा विषय हो जाएगा, रिसोर्सेज पर कब्जा किसका होगा ये एक अलग विषय हो जाएगा।